कुर्जा, मनीषा कुलश्रेष्ठ। ये देखना डॉक्टर, तुम्हारे इस मेडिकल जर्नल में क्या लिखा है। ये कहते हैं कि शरीर की हर एक कोशिका में स्मृतियां जमा रहती हैं। ये तथ्य तब सामने आया जब अमेरिका में एक लड़की के शरीर में ऐसे व्यक्ति का गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया जिसका कत्ल हुआ था। सो उसे अपने उसी तरह कत्ल होने के सपने आने लगे थे जिस तरह उसके मृत डोनर को मारा गया था। अब इसे क्या कहोगे तुम। वो मेरे क्लिनिक में आता और इस किस्म की हैरत अंगेज चीजें पढ़ने और सुनाने में दिलचस्पी दिखाता था। मेरा ये चिरकुमार मरीज एक सेवानिवृत्त शिक्षाविद था। अपनी नौकरी के दिनों के किस्से सुनाया करता था। रेगिस्तानी इलाकों, आसाम के अंदरूनी हिस्सों, गुजरात के कच्छी क्षेत्र और हर उस जगह के किस्से जहां जहां वो पदस्थ रहा था। एक शिक्षाविद होने के नाते जाने कितनी परियोजनाओं में उसने काम किया था। अपने अंतिम दिनों में वो मुझसे विचक्राफ्ट यानी डायन विद्या पर बहुत सी बातें करने लगा था। उन दिनों उसने एक अनोखी घटना का और रेगिस्तानी इलाके की एक खूबसूरत डायन का जिक्र मुझसे किया था। वो कहती थी, डॉक्टर, जब उसकी माँ अपने ऊपर किसी की आत्मा बुलाया करती थी तो उसके बाद दिनों दिन वो निढाल पड़ी रहा करती थी। उसके शरीर में ऐसी पस्ती छा जाती थी जैसे वो महीनों बीमार रही हो। इसे तुम अपनी मेडिकल की भाषा में क्या कहोगे। उसका यूं हर बात के विश्लेषण में मेरी मेडिकल की भाषा से दरियाफ्त किया जाना कभी कभी मुझे खिजा देता। उसके अनोखी कहानियों को सुनने सुनाने के शौक के चलते मैं उससे अक्सर कहा करता था, तुम लिखना क्यों नहीं शुरू करते। वो हमेशा ये कहकर टाल देता कि यार इतना धीरज किसमें है। फिर भी मेरे बहुत कहने पर उसने रेगिस्तानी डायन की कहानी को कलमबद्ध किया भी था। मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं। ये रही वो फाइल, ये रहे उसके हाथ के लिखे पन्ने। डायन, वो भी हाड़ मांस की जीती जागती सांस लेती, जवान और खूबसूरत। मेरी याददाश्त यूं अचानक क्षीण पड़ जाए ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं स्कूल से रोज दोपहर घर आता हूं, खाना खाता हूं, कुछ देर आराम करके स्कूल लौट जाता हूं। इसी अंतराल के दौरान कल मैं हवेली के फाटक में घुसा ही था कि पीछे पीछे वो घुस आई। एक युवा औरत, लंबी और सतर देह वाली, लंबा चेहरा, ऊंची उठी गालों की हड्डियां, झुलसकर गोरी से तांबई हो आई रंगत। उस चेहरे पर दो बड़ी बड़ी हरी नीली आंखें यूं लग रही थीं जैसे मीलों फैले रेगिस्तान के पास पास सटे दो शीतल सरोवर हों। फटे हुए जामुनी ओढ़ने से बिखरे हुए भूरे घुंघराले बाल बाहर झांक रहे थे। उसने कुर्ती और घेरदार काला लहंगा पहना था, गले में चिरमी के मनकों की मालाएं। कुल मिलाकर गौर करने लायक वजूद था उसका। मैंने सोचा होगी कोई मकान मालकिन से मिलने आई होगी। मैं जल्दी से अंधेरी घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने लगा और वो भी मेरे पीछे लपक कर चढ़ी। सीढ़ियों में दुबके दो चमगादड़ फड़फड़ाए। दालान पार करके मैं अपने कमरे का ताला खोलने लगा। वो वहीं सीढ़ियों के बाहर चुप गुमसुम सी खड़ी रही। चढ़ते हुए सूरज की धूप कमरे में एकांत पाकर पसर गई थी। मैंने अंदर आकर दरवाजा भिड़ा दिया। ढकी हुई थाली उठाई ही थी कि दरवाजे पर एक अनाड़ी सी दस्तक हुई। मुझे उस अजनबी औरत की इस हरकत पर हैरानी हुई। मैं खींच कर बोला, कौन है, क्या काम है। मिनमिनाते हुए स्वर में मुझे उत्तर मिला, माट साहब मैं हूं, कुछ बात करनी थी आपसे। मैं झटके से उठा और दरवाजा खोलकर त्योरियां चढ़ाकर बोला, क्या काम है। बस 2 घड़ी मेरी बात सुन लो माट साहब। मेरे बच्चे का दाखिला। स्कूल की बात स्कूल में आकर करना, अभी जाओ। मैंने त्योरियां ढीली नहीं की। स्कूल? वहां तो आपका चपरासी कालू अंदर नहीं आने देता। ऐसा क्यों? और वैसे तुम कौन हो, नाम क्या है। मैंने आशंका में सवालों की झड़ी लगा दी। बस हूं एक बदकिस्मत, नाम तो कुर्जा है पर लोग तो। उसकी आवाज कांप रही थी। इसी गांव की हो, कहां रहती हो। हाँ अब तो इसी गांव की हूं, खारी बावड़ी के पीछे मसान घाट है ना, मसान घाट से थोड़ा पहले रहती हूं। ठीक है, कालू को कह दूंगा आने से मना न करे, कल स्कूल आ जाना बच्चे को लेकर। उत्तर में उसने पलकें उठाकर देखा। नीले ठहरे हुए सरोवर झिलमिलाए। रेगिस्तानी भटकाओं और प्यास से त्रस्त मैं मानो उन सरोवरों में कूद पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मैं किन रास्तों पर आत्मविस्मृत होकर चलता चला गया और सूखी हुई खारी बावड़ी के किनारे असमंजस की स्थिति में खड़ा हुआ कालू को मिला।
वो वो अजीब नाम था उसका। वो औरत, अजीब से नाम की औरत, कुरला, अभी आगे आगे ही तो चल रही थी, कहाँ गायब हो गई? मेरी जबान लड़खड़ा गई। कौन? कुरजा? वो डाकण? डाकण यानी डायन है वो। कुछ समझे माट साहब? उसने मेरे ठंडे हाथ थपथपाए। मैं संभला। मैं नहीं मानता ये बकवास। सारा गांव जानता है उसे। आप नए हो ना? पागल हुए हो क्या? वो डायन कैसे हो सकती है? वो एक जीती जागती जवान औरत। वो सच में ही पागलों की तरह दांत निपोरने लगा। फिर जोर से एक तरफ थूक कर आस्तीन से उसने अपना मुंह पोंछा और बड़बड़ाने लगा। हेडमार्ट साहब, तो बताओ, सारा घर चौपट खुला छोड़ के, खाने की थाली में अध खाया कौर छोड़ के आप स्कूल की जगह इस सूखी बावड़ी की तरफ क्या लेने आए हो? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। वो बता रही थी कि उसके लड़के को स्कूल में दाखिल करना है। पता नहीं क्या बेख्याली थी या बेखबरी कि मैं यहाँ। बस बस साहब जी, यही तो वसीकरण था डाकण का। चुप रहो। भूल से भी ये बात किसी से नहीं कहना। मैं अपनी मर्जी से चला आया था। अपनी बेख्याली पर स्कूल में किस्सेबाजी हो, मैं ये नहीं चाहता। मगर यूं याददाश्त अचानक क्षीण पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। तो क्या कुछ देर को मैं सम्मोहित हो गया था? सुबह से खाली पेट रहने के कारण सर चकरा गया होगा। या फिर क्या ये मोमेंटरी मेमोरी लॉस था? उफ। उसके बाद कल पूरे दिन सिर दुखता रहा। लेकिन आज वो स्कूल क्यों नहीं आई? कालू को तो मैंने आगाह कर ही दिया था। कभी मिली तो पूछूंगा जरूर। सारे फर्श और बिस्तर को किरकिरा करके आंधी थम चुकी थी। इसी किरकिराहट के साथ अब जीना सीखना था। सन्निपात के रोगी कैसे दिन थे वो, जब मेरा इस गांव जीव सर में हेडमास्टरी के लिए चयन हुआ था। घटनाओं के विस्तार में गया तो अवसाद में डूब जाने की संभावना है। बड़ी मुश्किल से संभला हूं। बस ये जानिए कि लंबी बेरोजगारी के चलते प्रेमिका ने कहीं और शादी कर ली थी। उम्र थी कि बीतती चली जा रही थी। घर में उपस्थित मेरा चेहरा पिता को तनावग्रस्त करता था और मां को उदास। मैं अपनी परिस्थितियों से उकता कर सुन्न सा कमरे में पड़ा रहता। उसी सुन्न मनः स्थिति में संक्षिप्त सा सामान बांधे अपने शहर से 340 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद 15 किलोमीटर की जीप यात्रा करके इस सीमावर्ती रेगिस्तानी गांव में चला आया था। ये था थार मरुस्थल का अंदरूनी पिछड़ा हुआ एक ऐसा इलाका जिसकी थाह पाना बहुत कठिन था। यूं भी पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में मुकम्मल तौर पर बसे गांव कहाँ होते हैं। यहाँ अपने ही सन्नाटों से सिहरती एकाकी हवेलियां होती हैं या फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर बसी ढाणियां, और होता है दूर तक फैला रेतीला विस्तार। ऐसी जगहों पर जिंदगी बहुत लंबी महसूस होती है और उम्र उम्र बस रेंगा करती है। शुरू में मैं बहुत अकेला महसूस करता था। जो किताबें अपने साथ लाया था सबकी सब पढ़ डाली थी। मन घबराने लगा तो मुझे लगा कि स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाया जाए। पर जल्द ही मैं जान गया कि गांव के संपन्न लोग बाहरी लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते और आम गरीब लोग तो डरे हुए भीरू किस्म के लोग थे। बरसों पहले समाप्त हो चुकी जमींदार प्रथा के बावजूद यहाँ के रावले के प्रति आतंक जनित सम्मान आम आदमी की रगों में बस गया था। मुझे रावले के दबंग पुरुषों को देखकर हैरत होती थी कि वो गांव के आम आदमी से मिलने पर अब भी नजराना स्वीकार करते थे। खम्मागणी हुक्म। सरल ग्रामीण दोहरे हो जाते, मगर उनकी गर्दनें अभिमान से अकड़ी रहती। इस गांव के और इसके आसपास की ढाणियों के निवासी बहुत ही पिछड़े हुए थे। उनकी अलग ही दुनिया थी। ऐसा लगता था कि कुछ साधनों जैसे जीपों और ट्रांजिस्टरों के अलावा बाकी की दुनिया से वो पूरी तरह नावाकिफ थे। ये अंधविश्वासी देहाती हर किसी के रौब में जल्दी आ जाते थे। बिना किसी प्रयत्न के कोई भी आदमी अपने आप को सरकारी बताकर उन पर अपना प्रभुत्व जमा सकता था। चपरासियों तक को वो खुदा समझते थे। पटवारी तहसीलदार के तो वो पैर छूते थे और सीमा सुरक्षा बल के अफसरों और जवानों से दूर भागते थे। वो कुछ पूछताछ करते तो वो झुक झुक कर उनके पैर छूने लगते, मगर कुछ बताने के नाम पर खाली आंखों से बस ताकते रहते। सीमा सुरक्षा बल के अफसरों को लगता था कि इस कस्बे की कुछ मुसलमान जनजातियों के तार सीमा पार से जुड़े हैं, जो कि बड़े घाघ हैं, जिनसे कुछ भी उगलवाना कठिन है। लेकिन मेरे ख्याल से 90% लोग
इस इलाके में ऐसे थे जो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के कष्टों के मार ही से सर नहीं उठा पाते थे, तो वो ऐसा कब सोचते या कर पाते जो स्मगलिंग या जासूसी से जुड़ा हो। अपनी निर्दोषिता के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के जवानों का डर उन्हें काठ किए रहता था। सीमा सुरक्षा बल की अपनी कठिनाइयां और कर्तव्य थे। इस गांव और ढाणियों के कुछ लोगों के खेत भारतीय सीमा से बाहर भी पसरे थे। कुछ जनजातियां दोनों सीमाओं के बीच बीच न घर की न घाट की सी स्थिति में बसी थीं। इस गांव में गिनी चुनी ही हवेलियां थीं, जो कि पुराने वणिक व्यवसायियों की थी। इन हवेलियों को घेर कर कच्चे पक्के मकानों वाले मोहल्ले खड़े थे, जिनमें अन्य जातियों के लोग रहते थे। गरीब किसान, चरवाहे और उनकी जनजातियों के लोग समूहों में कच्ची ढाणियों में रहा करते। तेज हवाएं इनके इन कच्चे झोंपड़ों के छप्पर मजाक मजाक में उड़ा ले जाती थीं, मगर इनके रंगीले साफों की बंधान ढीला करने में ये हवाएं अक्षम रहती। मेहनती तो थे ये लोग, पर उनकी मेहनत रेत में बस रेत ही उगलवा सकती थी। भेड़ों का दूध, ऊन, जीरा, ऊंट का चमड़ा, बाजरे के 2-4 बोरी दानों के बदले वो बाड़मेर जाकर जरूरत का अन्य सामान खरीद लाते। ये सीधे साधे आचार विचार के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भी हो उठते। अनाज के दाने दाने के लिए खून खराबा कर देते। पानी की बूंद के लिए औरतें बाल खींच खींच कर झगड़ती। प्राकृतिक विपदाओं से निरंतर आक्रांत उनकी संस्कृतियों में अंधविश्वासों ने गहरी जड़ें जमा रखी थीं। अंधविश्वास उनके आदिम आवेगों को कभी नियंत्रित तो कभी अनियंत्रित करता था। मैंने फिर आज शाम कालू से उस डाकण के बारे में पूछा था, मगर वो मुंह फुलाकर बैठ गया। उसे स्कूल में क्यों नहीं घुसने देते हो? सरकारी स्कूल सबके लिए होते हैं। डाकणों की औलादों को स्कूल में रखोगे तो बाकी के लोग बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। वो चिढ़कर बोला, कर दे मेरी बला से, कल से उसका बच्चा स्कूल आएगा। वैसे वो औरत है कौन? इसी गांव की है। आप मानते तो हो नहीं साहब जी, आपको बताने का क्या फायदा? मैंने बहुत पूछा, मगर वो चुप रहा। खाना बनाकर उसने चुपचाप थाली मेरे सामने रख दी। मैं जब खाना खाने लगा तो अनायास ही उसने बोलना शुरू कर दिया। आपने देखी थी उसकी बिल्ली की सिनाई आंखें, हरी नीली? मैं खाना चबाता रहा। यहां का खाना तीखा है और पानी खारा। 6 महीनों में भी इन दोनों की आदत नहीं डाल सका हूं। और ये कालू, मेरे स्कूल का 4th श्रेणी कर्मचारी, कहता है, साहब जी तीखा नहीं खाओगे तो इस भारी पानी को पचाना मुश्किल है, कब्ज हो जाएगी। तीखे खाने की वजह से मेरी नाक और आंखें बहने लगीं। उसने बिना ध्यान दिए बदस्तूर बोलना जारी रखा। बहुत पहले, जिस साल यहां छोटी माता फैली थी, उसी साल जाने कहां से चली आई थी साहब ये कुर्जा डाकण। जब आई थी तब सबसे यही कहती थी कि रावले में उसका धनी ठाकुर साहब के यहां 2 साल का बंधक मजूर बन के आया था। 2 साल बीत गए, लौट कर घर नहीं पहुंचा। रावले में उसे किसी ने घुसने नहीं दिया। ठाकुर साहब ने तो कहलवा दिया कि उनके तो कोई बंधक मजूर है नहीं। कोई कहता जासूस था, कोई स्मगलर बताता, जिसे बीएसएफ वालों ने मार गिराया। पहले गांव के मंगणियार लोगों की ढाणियों की तरफ अपने गोद के बच्चों के साथ रहने लगी। जड़ी बूटियां देती थी औरतों को, इलाज करती थी। बिस्बास जीत लिया लुगाइयों का, मनमाना पैसा, और घर घर जाकर अनाज मांगने लगी तो औरतों ने मना करना शुरू किया। फिर तो जो इसे मना करे उसके घर में बच्चे बीमार पड़ जाएं और मौत हो जाए। मेरी ही औरत के जब तीसरा बच्चा होने को था तो हम देवता के यहां लड़का होने की भभूत लाए थे। ये रांड सामने पड़ गई, तीसरी भी लड़की पैदा हुई उससे। एक बार तो यहां के रावले में ये डाकण जबरदस्ती पहुंच गई। छोटे ठाकर सा के घर में पहली औलाद हुई थी। औरतें सूरज पूजने जा रही थीं कि बालक ने जो रोना शुरू किया तो सांझ तक चुप नहीं हुआ। शरीर मरोड़ने लगा, आंखें फेर ली। पहले तो ठाकुर ने इसे पैसे वैसे देकर बच्चे से टोटका हटाने को कहा, तो कहने लगी कि मेरा टोटका नहीं है, इस रावले के ही बुरे कर्मों की छाया है। फिर तो ठाकर साह ने अपने आदमियों से इसके सिर पे 100 जूते लगवाए, तो ये डाकण मानी और बच्चे पर से टोटका हटाया। बाद में खड़ी फसल का सारा जीरा काला पड़ गया, जिसके खेत में देखो जीरा काला। फिर बड़ी ठाकुरानी साह ने कहा कि इसे मारो मत, पता नहीं क्या शराब लगा दे, करम फूटी औरत कहीं की। बस गांव के बाहर काट दो इसको। तब से गांव वाले से कोई नाता नहीं रखते। ये खारी बावड़ी के पीछे मसान के रास्ते में झोंपड़ा डाल के रहने लगी है।
सुना अब तो धीरे धीरे इसने कोठरी पक्की करा ली है। कोई कोई इलाज जादू जंतर मंतर कराने वाली नीच रांड लुगाइयां चुपके चुपके छाने छाने इसके यहाँ भी जाती हैं। उनसे ही मनमाना पैसा लूटती है। गांव के भले लोग उधर नहीं जाते। आप भी दूर ही रहना। अच्छा, और इसका बेटा? हाँ है ना, 8 साल का होगा। कभी कभी दिखता है बाजार में सौदा सुलभ लेता हुआ। बड़ा तेज है, उल्टे जवाब देता है और गालियां बकता है। इसकी मां को कुछ कह के तो देखो। मेरी उत्सुकता अपने चरम पर थी। उस दिन स्कूल में चल रहे दाखिलों के चलते हालांकि खाना मैं शाम 4 बजे खा पाया था। खाना खाकर लेटते ही उस आकर्षक चुड़ैल को लेकर मन में उत्सुकता कुलबुलाने लगी। मैं घूमता हुआ खारी बावड़ी की तरफ निकल पड़ा। मैं वहीं जाकर ठिठक गया जहां उस दिन कालू ने मुझे आत्मविस्मृति की अटपटी हालत में पकड़ा था। मुझे हैरानी भी हुई कि उस दिन मुझे ये यही पैरों के नीचे पसरी पगडंडी दिखाई क्यों नहीं दी जो आज दिखाई दे रही है। लंबी घास के बगल से चुपचाप सरक कर जाती हुई पगडंडी। यहीं यहीं कहीं तो आकर वो डायन ओझल हो गई थी। निश्चय ही रात को आई आंधी के कारण ये घास लेट गई होगी और अब पगडंडी स्पष्ट दिख पा रही है। मैं उसी पर आगे बढ़ गया। अचानक बढ़ते बढ़ते पैरों के नीचे बिछी भुरभुरी रेत सफेद और ठोस परत में तब्दील होने लगी, जैसे कभी यहां नमकीन पानी की झील रही हो। दरारें और लंबा सफेद रहस्यमय विस्तार। यहां कहां होगा उसका घर? इन हवाओं में या इस सफेद जमीन के नीचे या ताड़ के पेड़ों पर अटके चीलों के घोंसलों में? जब मैं घूमा तो पीछे की ओर रेतीले टीले पर एक कच्चा पक्का सा घर दिखाई दिया। घर के दरवाजे अध खुले थे। मैं चलकर वहीं पहुंच गया। अंदर कोठरी में उजाला बस नाम का था। उसकी आकृति खाट पर बैठी दिखाई दी। नमस्ते, मैं। कौन है? वो वहीं से गुर्राई। यहां क्या लेने आए हो? मैं अंदर आ सकता हूं? उसने मेरा चेहरा देखा तो आश्वस्त होने की जगह असमंजस में पड़ गई। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कहां बिठलाऊं माट साहब तुम्हें अब? चिमगादड़ के मेहमान बने तो उल्टा ही लटकना होगा, है कि नहीं? मैं हचकचाया। मैंने ध्यान दिया कि वो स्थानीय भाषा नहीं बोलती थी। ये तो उर्दू मिश्रित कोई अलग ही बोली थी। कहां है आपका बेटा जिसका दाखिला करवाना था आपको? कहकर मैं अंदर चला आया। अजी वो घर में कब टिकता है, अभी तक भेड़ें चरा कर नहीं लौटा। वो एक छोटी कमीज में सर झुकाए बटन लगाती रही। 5 मिनट तक कोठरी में सन्नाटा हिचकियां लेता रहा। मैं सोच ही रहा था कि यूं ही खड़ा रहूं या चलने की इजाजत मांग लूं। तभी उसने दांत से धागा तोड़ा और खाट से उठ खड़ी हुई। बैठो माट साहब। मैं बैठ गया। मां कहकर एक दुबला सा गोरा बच्चा हाथ में बबूल की संटी और एक गुलाबी रंग में रंगा भेड़ का मेमना लिए कोठरी में दाखिल हुआ। ये कौन? वो सहम गया। नहीं रे, डर मत, ये हेडमास्टर हैं स्कूल के। इन्हीं को ला रही थी तुम कि ये गायब हो गए थे? मैं गायब हो गया था या ये? मैं अचकचा गया। वो दोनों हंसने लगे। चाय नहीं पिलाएगी अम्मा मेहमान को? भेड़ के दूध की चाय ये पिएंगे? कहकर कुरजा कोठरी के शहतीर से टंगी एक टोकरी में से कपड़े में बड़े संभाल कर रखी चाय की पत्ती निकालने लगी। चाय इतनी बुरी भी नहीं थी। इलायची की सुगंध में भेड़ के दूध की गंध दब गई। चाय पकड़ाकर कुरजा बाहर चली गई। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। मैं बच्चे से पूछने लगा, स्कूल में पढ़ोगे? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? जुगनू। कुछ पढ़ना आता है? हाँ, 1 से 100 तक गिनती और अपना नाम लिख लेता हूं। बाहर से अंदर आकर कुरजा बोली, हाँ मगर उर्दू में। चाय पी ली हो माट साहब तो रुखसत हो लो। सांझ ढल गई तो इस रेगिस्तान में रास्ता मिलना मुश्किल होगा। गोल गोल भटकते यहीं दम तोड़ दोगे इस खारी बावड़ी के फैलाव में। बाहर से वो लंबी रस्सी में पिरोए हुए सुखाने को रखे नील गाय के नमकीन मांस के टुकड़े बटोर लाई थी। नील गाय का सूखा मांस खाते हो माट साहब? खाते हो तो ले जाओ। नहीं, मैं मांस नहीं खाता। जुगनू तू भेड़ें संभाल, मैं छोड़ के आऊं इन्हें बाड़मेर की सड़क के पास तक। वो मुझसे पहले ही निकलकर पगडंडी पर चल पड़ी। मैं आगे बढ़कर उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ दूर चलकर बेर की झाड़ियों से बनी मेड़ के सामने वो खड़ी हो गई। वो जो पगडंडी देखते हो
वही जो थूर के पेड़ों के बीच से आ रही है? हाँ, बस उसी पर सीधे चले जाना। बीच में एक भैरू जी का थान मिलेगा, वहां से उल्टे हाथ पे मुड़ लेना। फिर रेत के धोरे शुरू हो जाएंगे, उन पर चलते चले जाना। आगे तुम्हें बाड़मेर रोड मिल जाएगी। लेकिन आया तो मैं किसी छोटी पगडंडी वाले रास्ते से था। हाँ, वहां लंबी घास में सांप छिपे रहते हैं, अंधेरा भी घना रहता है, वहां भटक जाओगे। ये रास्ता इखरा है, बस जरा लंबा है। वो जब दायां हाथ उठाकर रास्ता दिखा रही थी तो मैं कनखियों से उस अनूठे चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे का कटाव स्थानीय ग्रामीणों से भिन्न था, और वेशभूषा भी। वो हठात पीछे मुड़ गई। मैं उसे जाते देखता रहा। उसकी चाल में से गर्व उत्सर्जित हो रहा था और एक शानदार फकीराना उदासीनता। मुझे लगा इस विलक्षण रूप के चलते वो दंत कथाओं और अटकलों से घिर गई होगी। मैं भटकता हुआ कमरे पर लौट आया। मेरा कमरा हवेली की पहली मंजिल पर था, जिसकी पीली दीवारों में छोटे छोटे कई आले थे और छत पर सुंदर चित्रकारी की हुई थी। दरवाजों के ऊपर बने रोशनदानों पर रंगीन शीशों की फुलवारी सी बनी थी। सुंदर और बारीक काम। पहली मंजिल पर बने सारे कमरे ऐसे ही विशाल थे, मगर सब के सब खाली। मैंने देखा कि मेरे साथ ही दो चमगादड़ें भी कमरे में घुस आई थीं। लगातार हांफती हुई मेरे चौकोर कमरे के चक्कर लगाने लगी। मैंने दरवाजा खोलकर रजाई ओढ़ ली और कमरे में लेट गया, मगर वो हांफते हांफते कमरे से बाहर निकलने की जगह रजाई पर फद्द से गिर पड़ी। उस दिन खाने की थाली यूं ही ढकी रह गई और कमरा यूं ही खुला। मैं चमगादड़ों के उड़ने के इंतजार में रजाई में मुंह किए सो गया। सुबह मेरे जागने से पहले ही कमरे में आकर कालू बड़बड़ाने लगा। मना करता हूं साहब जी, आपको उस डाकण से दूर रहो। माने नहीं, आप गए ना उस तरफ। देखो, आज फिर दरवाजा खुला है और खुद बेहोश। अरे बाप, कैसा ताप चढ़ा है। हल्की हरारत की वजह से मैं उस दिन स्कूल नहीं गया। कुर्जा के बारे में सोचता रहा और अजीबो गरीब सपने देखता रहा। जुगनू का दाखिला स्कूल में मैंने कर लिया था। अध्यापकों के बीच सुगबुगाहट और विद्रोह को मैंने महसूस किया, लेकिन अपरोक्ष रूप से प्रार्थना के समय छात्रों को संबोधित करने के बहाने मैंने अपना संदेश संप्रेषित कर दिया था कि इस विद्यालय में मैं किसी किस्म के जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास को सहन नहीं करूंगा। जुगनू की कोई तरतीबवार पढ़ाई तो हुई नहीं थी, सो 8 वर्ष का होने के बावजूद उसे दूसरी कक्षा में डाला गया, जिसका पाठ्यक्रम भी उसके बस के बाहर का था। किसी अध्यापक से उसकी तरफ अतिरिक्त ध्यान देने को कहना व्यर्थ था, सो मैंने उसे शाम के समय अपने कमरे पर आकर 1 घंटे पढ़ने के लिए कह दिया। जुगनू का बातूनीपन अब उजागर होने लगा था। उसके पास स्थानीय रेगिस्तान को लेकर अद्भुत जानकारियां थीं, चाहे वो रेतीले सांपों के नाम हो या रेगिस्तानी लोमड़ियों के व्यवहार की जानकारी हो। लेकिन उसे पढ़ाने में मुझे भी पसीने आ जाते। पढ़ते पढ़ते वो जाने कौन कौन से कौतूहल उठा लेता। शहर कैसे होते हैं, वहां कितने लोग रहते हैं। कभी कभी वो दुखी होकर अपनी माँ की बात करता कि गांव के लोग उसकी माँ को डाकण, कुत्ती, रांड और जाने कितनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं। बारिश हो और रुके ना तो भी उसकी माँ का टोटका कहते हैं, न हो तो भी फिर तो है ही उसका जादू टोना। कभी वो कहता कि वो बड़ा होकर माँ को शहर ले जाएगा, जहां उसकी माँ को कोई नहीं जानेगा और ना कोई उसको डाकण कहेगा। कभी जुगनू के पढ़ने न आने पर मुझे उसे उसके झोंपड़े में जाने का बहाना मिल जाता। रेगिस्तान और बेरों की झाड़ियों से घिरा उसका ठिकाना और लोगों की उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां उसके इर्द गिर्द एक रोमांचक प्रभामंडल बुनती थीं। मैं जुगनू के मुखातिब होकर अप्रत्यक्षतः उससे बातें किया करता। इस उजड़े वीरान रेगिस्तान में अकेले रहते डर नहीं लगता? डर क्यों माट साहब, यहां शेर चीते नहीं रहते? जुगनू ने उदासीन भाव से कंधे उचकाकर कहा। मेरा मतलब जानवरों से नहीं था, रेतीले तूफानों से था। निर्जन में अकेले रहना, मुसीबत पड़े तो कोई सहायता के लिए भी ना आ सके। कहता मैं जुगनू से था, पर देख मैं उसकी मां को रहा होता था। हमारे लिए यही अच्छा है कि वो लोग मुझे और जुगनू को अकेला छोड़ दें। लेकिन कुर्जा के होठों के टांके टूटते। लेकिन क्या? उस दिन वो चुपचाप सिर मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी थी। वो शांत रहने का भरसक उपक्रम कर रही थी। उसकी आंखें बाहर जमी हुई थीं और भ्रुकुटियां क्रुद्ध मुद्रा में एक दूसरे के समीप सिमट आईं। वही पुलिस का दरोगा
और बीएसएफ के भूखे भेड़िए, उनका तुमसे क्या लेना? अकेली औरत गोश्त की भुनी हुई नमकीन बोटी से ज्यादा क्या होती है? मेरे घर वालों को तो जबरदस्ती ही स्मगलर जासूस करार दिया, जबकि वो मरा तो यहीं रावले की बेगारी में है। दरोगा को रपट लिखने को कहा तो वो उल्टा मुझे ही तंग करने लगा। उसने फुतकारते हुए समूची कटुता जवाब में उंडेल दी। माट साहब, हमारे पुरखे घुमंतू कबीले के थे, कभी इस पार तो कभी उस पार, न हिंदू न मुसलमान, जान की सांसत लगी रहती थी बॉर्डर के आस पास रहने में। सो एक जगह बसने के इरादे से मेरा वो रावले आया था। 1000 का करार था और 2 साल की बंधक मजूरी का। न वो लौटा न पैसा भेजा। उसका एक साथी भाग आया, उसी ने खबर दी कि उसका कुछ सुराग नहीं। मैं अपने पीहर में इस पार ही थी, कोसों पैदल चलकर जीवसर आई। उसके इंतजार में तब से यही हूं। अपना और बच्चे का पेट पालने को अपने कबीले का हुनर आजमाती रही। वही तो मेरे खून में था। सांप और हड़के कुत्ते के कांटे का जहर उतारना, जड़ी बूटी करना, किस्मत बांचना, बुरे साए उतारना। हमारे कबीले की औरतें वैद ओझों का हुनर जानती हैं। जीवसर के गंवारों ने रावले की शय में मुझे ही डाकण बना डाला। आंसू उसकी आंखों में से खून की तरह उतरे थे, पर वो रोई नहीं, पी गई। उसकी यही बात मुझे विशेष रूप से प्रभावित करती थी, उसका अपने आप पर अटूट विश्वास। मेरे इस तरह उसके झोंपड़े में पहुंचने पर वो हमेशा शांत और सौम्य रहती, अपने कामों में मसरूफ। किंतु न जाने उसकी किन भंगिमाओं से मैं ये जान गया था कि उसे हल्की सी खुशी होती है मेरे आने की। कभी कभी हमारे बीच अजीब से मूक क्षण आ जाते, जब अनायास हमारी आंखें चार हो जाती। ऐसे में उसकी नीली आंखों में हल्की नमी घिर आती और उसकी कनपटी के पास उभरी पतली नीली नसें हल्के हल्के सिहरने लगती। ऐसे ही पलों में उसके प्रति मेरा कौतूहल अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता। कुरजा, ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या मायने हैं इसके? कुरजा? अरे कुरजा एक पंछी होता है, मोर जैसा बड़ा, चमकने सुरमई पंख, काली कलंगी, आंख के पास सफेद घेरा। आपने देखा नहीं? आपने उसके गीत नहीं सुने? कहते हैं जाड़े की चांदनी रातों में ये पंछी जन्नत से उतरकर रेगिस्तानी झीलों के किनारे बड़ी तादाद में डेरा डालते हैं और जाड़े भर रहकर फागुन आने पर उड़ जाते हैं। मेरी माँ कहती थी कि कुरजा एक ही बार जोड़ा बनाते हैं जिंदगी में। वो जोड़ा टूटे तो अकेले झुंड से अलग यहीं छूट जाते हैं और फिर जन्नत नहीं लौटते, धीरे धीरे गरम गरम रेत पर जान दे देते हैं। कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी का सुरमई रुपहला रंग उभरा तो आंखों के नीले सरोवरों पर धुंध छा गई। जड़ी बूटी के इलाज के अलावा तुम क्या करती हो? जादू टोना? मेरा मतलब बुरी आत्माएं उतारना या अच्छी आत्माएं बुलाना? मेरे इस गुस्ताख सवाल पर वो हिचकी। उसने मेरी आंखों में ताक कर मेरा इरादा भांपना चाहा। जाने क्या भांपा कि आश्वस्त होकर बताने लगी, नहीं, मैंने वो हुनर सीखा ही नहीं। बहुत पहले किसी के बहुत जिद करने पर मेरी माँ बुलाया करती थी अपने जिस्म में किसी की रूह को, और बहुत पैसे लेती थी, बल्कि सोना, अंगूठी या बाली। लेकिन उसके बाद महीनों उसका दम निकला रहता और वो पस्त रहती। आवारा रूह उसके जिस्म में बेलौस भटक कर उसे बेदम कर जाती थी। मैंने सीखना चाहा पर उसने मना कर दी। जवान कुंवारी लड़कियों को यह सब नहीं सिखाया जाता था। हमारे कबीले की बूढ़ियां ही ये सब किया करती थी। अच्छा, तुम बता रही थी कि तुम भाग्य भी बांचती हो। अब ये सब कौन मानता है माट साहब? मेरा देखकर बताओ ना। क्या करेंगे जानकर? पता नहीं, माँ के दिए वो ताश के पत्ते मैंने कहाँ रख छोड़े हैं, मुझे तो याद भी नहीं। अम्मा मैं लाऊं? वो वहां उस डब्बे में रखे हैं। पड़ता हुआ जुगनू बीच में उचका और टांड पर रखे एक पुराने टिन के डब्बे में से मैले कुचैले ताश ले आया। देखो ना अम्मा, देखो ना। जुगनू उत्साह में था। उसने अनमने मन से कुछ बुदबुदा कर 3 ताश निकाले। कुछ रखिए इस पर, सिक्का। मैंने जेब से 50 का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। उसने आंखें मूंद ली, फिर हथेली पलकों के पास ले जाकर पत्ते खोले। एक सम्मोहन में डूबकर सपाट स्वर में बोलने लगी, तुम अच्छे हो मगर दिल के कमजोर हो। सोचते बहुत हो, जरा जरा सी बात को दिल से लगा बैठते हो। पैसा कमाओगे पर बचेगा नहीं।
माँ बाप के प्यारे हो पर उनके गम के बाइस ही बनोगे। जल्दी ही जगह बदलोगे, मतलब यहां से तबादला होने के आसार हैं। पैरों में फेरा है। घूमते रहोगे यहां से वहां, और बहुत बूढ़े होकर नहीं मरोगे। कहो ना कि जल्दी ही मर जाओगे। नहीं, न जल्दी न देर में। हाँ, ये तो आम बातें हैं जो कोई भी बता दे। मैंने मजाक बनाया। वो उदास हो गई और फिर धीरे से बोली, एक खास बात भी है। क्या? इश्क मोहब्बत की? उसने इनकार में सिर हिलाया। पलकें उठाकर संजीदगी से बोली, तुम ताजिंदगी कुंवारे रहोगे। अच्छा? मैं हंसी उड़ाने के लहजे से बोला, मत मानो। अच्छा, तुमने कभी अपना भविष्य नहीं देखा? अरे, हमसे तो भाग्य का देवता रूठा ही रहता है। दूसरों के भाग बांचने वाले उसे दूसरों की खातिर इतना नींद से जगाते हैं कि खुद किस्मत बांचने वाला सदा दुखी रहता है। कुछ दिनों बाद ही रेबारियों की बस्ती में आखा तीज के मौके पर सामूहिक विवाह की रस्म का एक बड़ा आयोजन होना तय हुआ। ठाकुर साहब और गांव के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेरा नाम भी बुलावे में था। मैं हवेली के चौकीदार को जगे रहने की हिदायत देकर रावले में चला आया। वहां से ठाकुर साहब और उनके लवाजमे के साथ मैं भी पहुंचा रेबारियों के मोहल्ले में। ठाकुर साहब का स्वागत रस्म के अनुकूल हुआ। वही उनका खमागणी करके नजराना पेश किया जाना, नजराने में चांदी के कुछ सिक्के, पैर छुआ जाना, हाथ चूमा जाना। मुझे वितृष्णा हुई। इनके सामंतवादी मिजाज कब बदलेंगे आखिर? तंबू बंधा था और अंधियारे मोहल्ले में गैस के हंडों की रोशनी की गई थी। इन हंडों के जगरमगर प्रकाश में गरीब रेबारियों का अभाव और उस अभाव में बरसों से जी रहे लोगों के चेहरे पर स्थायी तौर पर रहने वाली बेचारगी उभर कर सामने आ रही थी। मैंने महसूस किया कि उनके इन अभावों और बेचारगी के समक्ष मेरे इर्द गिर्द बैठे तथाकथित प्रतिष्ठित चेहरे भौंडे और हास्यास्पद लग रहे थे। जल्दी ही पांडाल नए कपड़ों में सज्जित छोटे छोटे दूल्हों से भर गया। उनमें से कई अपने पिता के कंधों पर ऊँघ रहे थे या फिर मां की गोद में बैठे अंगूठा चूस रहे थे। कुछ थोड़े बड़े थे सो अपनी छोटी तलवारों या कटारों से खेल रहे थे और खिलखिला रहे थे। मेरा मन कहीं आहत हुआ कि मैं एक सरकारी कर्मचारी होते हुए इस गैर कानूनी प्रथा में शरीक हुआ हूं। ठाकुर साहब के बगल में बीडीओ और प्रधान बैठे विदेशी मदिरा का आनंद उठा रहे थे। उधर दरोगा और पटवारी रेबारी औरतों पर अश्लील टिप्पणी करके हंस रहे थे। ऊब और उदासी की अपरिचित सी अनुभूति मेरे मन में घेर आई। नेपथ्य में कहीं बजने वाले ढोल की निरंतर थाप मेरे दिमाग में पीड़ादायक रूप से प्रतिध्वनित हो रही थी। मैंने स्वयं से पूछा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मेरा मन कचोट उठा तो मैं हठात ठाकुर साहब से पूछ बैठा, ये तो बाल विवाह है ठाकुर साहब। अब तो हेडमास्टर साहब, आप तो अपना मुंह बंद करके इनकी मेहमान नवाजी का आनंद लो। ये सब तो अपनी पुरानी परंपराएं हैं, इन्हें मिटाना मुश्किल है। हमारी तो खुद की शादी थाली में बैठकर 2 साल की दुल्हन से हुई थी। अब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने लगे हैं तो देर से ब्याह करते हैं। पढ़ी लिखी बहुएं आ गई हैं तो उन्होंने गांव आना ही कम कर दिया है। रावड़े और हवेलियां तो सूने पड़ गए हैं। ये परंपराएं अब गांव के इन मोहल्लों में ही बची रह गई हैं। इन गरीबों के बहाने हमारी अपनी प्रथाएं और संस्कार बचे हुए हैं। मैं चुप रह गया। तभी शोर उठा और नन्ही नन्ही दुल्हनें थालियों में बाहर लाई गई। चांदी के अनगढ़ जेवरों से लदी नए घाघरे ओढ़नों में बेहाल रोती और ऊँघती। गैस के हांडों की रोशनी में बहुत ही अनोखा दृश्य बन पड़ा था। सामूहिक फेरों का। कहीं दूल्हों के पिता और कहीं दुल्हनों की माएं उन्हें गोद में लेकर फेरे फिरा रहे थे। सजे संवरे गठरी बने मासूम बच्चे अपने भविष्य और गृहस्थी समस्याओं से बेखबर नींद में डूबे या निंदा से अध जगे और फेरों के साथ घूम रहे थे। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। तभी भीड़ बनाकर खड़े बच्चों के एक झुंड पर मेरी नजर गई, जो शादी में आमंत्रित तो नहीं थे पर तमाशाबीन बने खड़े थे। उनसे थोड़ी दूर पर पांडाल के एक खंबे से लगा अकेला झांकता हुआ जुगनू भी खड़ा दिखा। हल्की हल्की ठंड में भी केवल एक बनियान और पजामा पहने वो बाल विवाह का तमाशा देख रहा था। उसकी मासूम आंखें चमक रही थीं। उसके हमउम्र दूल्हों की नई पोशाकें, तलवारें, थालियों में बैठी उनकी नन्ही मुन्ही दुल्हनें। मेरी नजर विवाह के शोरगुल से हटकर अब जुगनू पर केंद्रित थी। क्या सोचता होगा ये बच्चा?
स्कूल, मोहल्ले, गांव से निष्कासित, एकाकी, शापित बचपन। फिर मेरा ध्यान हटकर उसकी मां पर जा टिका। 2 नीले सरोवरों का नखलिस्तान। मेरे मन में हूक सी उठी। तभी महिलाओं की तरफ से एक शोर गूंजा। अरे यार डाकण अठे, राण मर अठासू, अठे कहीं कर रही है तू। एक बुढ़िया ने चीख कर उस पर अपने हाथ का डंडा फेंका। काकी सा बालक है, शादी की रौनकें देखी तो इधर भाग आया, इसी को लेने आई थी। वो हड़बड़ा गई। कुछ ही पलों बाद मैंने देखा कि कुरजां जुगनू का हाथ खींचती हुई वहां से चली जा रही थी। अपमान के दंश से तिलमिलाकर उसने ब्याह का तमाशा देखने की जिद करते नन्हे बच्चे के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए थे। ठाकुर साहब और उनके लवाजमे का खाना तो छुआछूत की वजह से स्वयं ठाकुर साहब के घर से आए बामण ने बनाया था। बाकी लोगों का खाना पीछे कहीं बन रहा था। खाना खाकर मैं जल्दी ही लौट आया और देर रात तक बैठकर कुछ जरूरी कागजात और फाइलें निपटा रहा था कि तभी कालू भागता हुआ आया। साहब जी जल्दी चलो, रेबारियों के ब्याह में डाकण के आने से खाना जहर हो गया है, लोग उल्टी दस्त कर रहे हैं, कितने एक तो बेहोश हैं और कुछ बच्चे तो लग रहा है कि नहीं बचने के। साहब जी। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा जो कि लोगों से आटा पड़ा था। डॉक्टर लंबी छुट्टी पर था। ठाकुर साहब के होते हुए भी पास के कस्बे से दवाइयां और डॉक्टर को लाने का प्रबंध न हो सका। इतने हंगामे और खबर बेचे जाने के बावजूद वो गीदड़ की तरह चुपचाप रावले नामक अपनी नांद में दुबके रहे। कहलवा दिया कि जीप में पेट्रोल नहीं है। स्वयं ड्राइवर शादी का खाना खाकर बीमार हो गया है। कुछ दूसरे लोगों ने और मैंने पैसे जमा करके जीप मंगवाई। जब तक पास के कस्बे से डॉक्टर आता, गांव के कंपाउंडर ने कमान संभाल ली थी। मैंने कालू को भेजकर प्राथमिक चिकित्सा जानने वाले स्काउट छात्रों को भी बुलवा लिया। स्वयं भागा स्कूल से फर्स्ट एड बॉक्स लाने, जिसे हाल ही में मैंने जरूरी दवाओं और सामानों से भरवाया था। रात भर जाग कर भी 2 नन्हे दूल्हों और 4 साल की एक दुल्हन को और एक बुढ़े को बचाया नहीं जा सका। लोग आहत थे, क्रुद्ध थे। गलती बासी मांस पकाने वालों की थी। निष्क्रियता और गैर जिम्मेदारी दिखाई थी सरकारी तंत्र ने और रावले में रहने वाले गांव के तथाकथित मालिकों ने, जिनके सारा गांव पैर पूछता था, लेकिन गालियां मिली गांव से निर्वासित डाकण और उसकी औलाद को। अगले दिन जब ठाकुर साहब अपने लवाजमे के साथ पधारे, मैं अस्पताल में नहीं था। कहते हैं कि बात फिर उठी थी अपशकुन की और डाकण के गांव में देखे जाने की। गांव के जवान लड़के शायद ऐसे ही किसी मौके और दुष्प्रेरणा की तलाश में थे। अगले दिन भी लोगों की हालत में सुधार की गति धीमी थी, पर हालात काबू में थे। मैं रात 11 बजे के करीब अस्पताल से लौट रहा था और कालू मेरे साथ था, टॉर्च पकड़े। घनी निस्तब्धता में मोर की आवाज ऐसी लग रही थी मानो वो कोई दुख भरा भेद छिपा रहा हो। शादी ब्याह के घरों से उठी उन विकल पुकारों से पीछा छुड़ाना मुश्किल जान पड़ता था। देखा साहब, डाकण का काम। देखी थोड़ी गई उससे गांव की खुशी। कहती थी इसी गांव में गायब हुआ है उसका घर वाला। चुप रहो। बासी मीट खाने की वजह से हुई मौतों का संबंध तुम किसी औरत के श्राप से कैसे जोड़ सकते हो? उसे नाराजगी है तो रावल से, आम गांव के लोगों से उसका क्या लेना देना? उसके डाकण होने की बात हो न हो, इन ठाकुरों ने ही फैलाई है, क्योंकि उसका घर वाला रावले में बंधक मजदूर था, वहीं से गुम हो गया। जाने जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, या इन्हीं ठाकुरों ने मियाद पूरी होने पर। नहीं साहब, शुरू से जानता हूं मैं। जब ये औरत गांव में नहीं आई थी, औरतों के दिमाग फिरने लगे थे। रांडे इसके पास बच्चा गिराने की दवा लेने जाने लगी थी। एक दूसरे के बच्चों पर टोने टोटके होने लगे थे। ताश के पत्तों से भांग बांचने के नाम पर ये ठगिनी उन्हें बहकाने लगी थी। अरे बंजारन औरत है, जड़ी बूटी का काम जानती होगी और फिर खाने कमाने के लिए कुछ तो करती ना। पता नहीं साहब, आज तो मौत को इतना पास से देख लिया तूने। जब मौत आती है तो ये एक शरीर ही एक एक सांस के लिए लड़ता है, और जब पेट में जहर होता है तब न भैरू जी न बालाजी काम आते हैं। तब किन्हीं चुड़ैलों का जादू और टोना भी नहीं काम आता। काम आता है नमक का खारा पानी और पेट की सफाई, इंजेक्शन और ग्लूकोज। मांस के बासी होने की रिपोर्ट तो आज डॉक्टर ने खाना जांचते ही दे दी थी। सुबह से भैरू जी के थान पे कटा हुआ भैंसा परातों में खुला पड़ा था। शाम को पकाया गया है, जहर तो फैलेगा ही। सर्दियों में तो कालू जी, मांस कटते ही धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, चाहे सर्दी हो कि बरसात। पता नहीं कालू के दिमाग में मेरी बातें घुसी कि नहीं। उसने आगे बहस करना बंद कर दिया। टॉर्च लेकर वो आगे आगे चलता रहा। अचानक बोला,
ठाकर साहब ने हरी झंडी दे दी थी गांव के छोरों को डाकण को निकाल बाहर करने की। क्या? किसे? वो चौंका। वो कुर्जा डाकण को। फिर से कहो। मैंने उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। वो सकपका गया। चलो मेरे साथ। हम दोनों लगभग दौड़ते हुए कुर्जा के ठिकाने पर पहुंचे। चांदनी का फीका आलोक झोंपड़ी की टूटी कवेलू की छत में से रिसता हुआ चमकीली कटी चिप्पियों की शक्ल में कुर्जा के आधे उगड़े भूरे घायल शरीर पर छिटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी मंच पर पड़ी है, अंतिम दृश्य में, और उसे घेर कर प्रकाश डाला गया है। उसके पीछे केवल अंधकार था। हमारी आहटों से सहमकर उसने अपना बायां हाथ आंखों पर रख लिया, अपने फटे कपड़ों को ढांकने लगी। उसके गालों और गले के पास खरोंचों के गहरे निशान थे। दाईं भौं के पास से उसका माथा कट गया था, जहां खून जमकर काला पड़ गया था। तभी मेरे पैरों से कुछ टकराया। अरे, जुगनू को क्या हुआ? कुर्जा के पैरों के पास जुगनू अचेत पड़ा था। उसकी कनपटी के पास से लहू बह रहा था। कालू ये देखकर अवाक था। रोशनी के अनजाने व्रत में पड़ी कुर्जा का राख पुता चेहरा, ठहरी हुई नीली पुतलियां, फटा ओढ़ना, चिथड़ा घाघरा, लगभग फाड़ कर फेंक दी गई कुर्ती के अवशेष, बाईं भौं के पास बहता हुआ खून। वो उठ बैठी। हमारे सवालों का कोई उत्तर नहीं था वहां। वो खामोश थी। कुर्जा की खामोशी और तटस्थता कालू को सिहरा रही थी। शायद अब उसे समझ आ रही थी एक निरीह चुड़ैल की विवशता। कालू, उठा इस बच्चे को, अस्पताल चलें। नहीं, अस्पताल नहीं। कुर्जा ने मेरा हाथ थाम लिया। बच्चा मर जाएगा। मैं फुसफुसाया और वो मेरा हाथ थामे से सकने लगी। ये ठीक कहती है। अस्पताल जाना ठीक नहीं माट साहब, वहां लोग इसे देखकर पागल हो जाएंगे। कालू ने बच्चे के घाव साफ करके फर्स्ट एड बॉक्स में से पट्टी निकालकर बांधी और हवेली जाकर मेरी अलमारी में रखी ब्रांडी ले आया। उसकी छाती की मालिश करने लगा। कुर्जा को मैंने अपना दुशाला दे दिया था। वो फिर से वहीं फर्श पर ढह गई। जुगनू अचेत अवस्था में कराहता रहा। कालू को मैंने वहीं रुककर बाहर पहरा देने को कहा, सुबह होने तक। मेरा वहां रुकना ठीक न होता। मैं हवेली में पड़ा रात भर जागता रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनेक संकल्पों और विकल्पों की शरण में जाकर भी मन कोई हल नहीं ढूंढ पा रहा था। पौ फटते ही मैं वहां जा पहुंचा। कालू बाहर ही बैठा मिला। मैं अंदर गया। जुगनू होश में आ गया था। कुर्जा ने गठरी संभाल रखी थी और दुशाला कस के देह पर लपेट लिया था। कहां जाने की तैयारी है? मैंने पूछा। कालू भाई जी से कहें हमें पाणिरी के बस स्टैंड तक छोड़ के आए। कहां जाओगी बहन? कालू अंदर आ गया। पता नहीं, अब इस गांव में रहना नहीं हो सकेगा। क्यों? कल रात जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसकी शिकायत नहीं करेंगे हम सदर थाने में जाकर? मैं आवेश में आ गया। कौन सी पुलिस, कौन सा थाना माट साहब, सब तो रावले का हुक्म बजाते हैं। कल रात मेरे साथ जो हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं। पहले भी रात को दरवाजा खटखटाते रहे थे रावले के हाकम, बीएसएफ के जवान, खुद पुलिस के दरोगा। 32 दांतों के बीच जबान की तरह मैं कैसे बची रही मैं ही जानती हूं। पर गांव के छोरों ने पहली बार हिम्मत की। मेरी भेड़ें भगा दी, मुर्गियों के टपरे में आग लगा दी, मेरे कपड़े फाड़े, मुझसे बदसलूकी की। मेरी छोड़ो, जुगनू के साथ जो हुआ उसने मेरी हिम्मत तोड़ दी माट साहब। कितना मारा उसे, टांगों से उठाकर गोल घुमाकर जमीन पे छोड़ दिया। कहकर वो पीड़ा से सिसक उठी। एक खामोशी में उसकी हल्की सिसकियां गूंजती रहीं। उधर जुगनू की भी कराहटें बढ़ती जा रही थीं। अंततः कालू ही समस्या का हल लेकर हमारे सामने खड़ा था। मेरी समझ से तो आज दिन दिन किसी तरह यहीं काटें। रात होते ही मैं और आप चलकर इनको मेरे गांव के खेत पर बने कच्चे मकान में छोड़ आएं। मेरा गांव यहां से बस 15 कोस पर है। मामला निपटने तक ये वहीं रहें, फिर आप जाने या ये जाने। बस पुलिस के झंझट से मुझे दूर रखना साहब जी। बहुत राहत तो मिली थी मुझे कालू की इस व्यवस्था से, पर मैं जानता था ये स्थायी व्यवस्था नहीं थी। मैंने कुर्जा को लेकर उस रात गंभीरता से सोचा, उसके स्थायित्व को लेकर, जुगनू को गोद लेने की औपचारिकताओं पर। अब वक्त नहीं लगा मुझे निर्णय लेने में। सुबह स्कूल पहुंचते ही मैंने जीन सर से तबादले और लंबी छुट्टी पर जाने की अर्जी डाल दी थी।
इसी शाम को ही मैं कुर्जा को अपना निर्णय बताकर उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित करने की चुनौती देकर उसे चौंकाने वाला था। चले गए वो दोनों। शाम 5 बजे मैं स्कूल से निकलने की तैयारी में ही था, तभी कालू अपना क्लांत चेहरा लिए आ खड़ा हुआ। कहाँ? पता नहीं। झोंपड़ी खाली मिली। पाणिरी के बस स्टैंड पर भी गया मगर वहां नहीं थे। एक जान पहचान वाला मिला तो वो बता रहा था उसने दोपहर में डाकण को जाते देखा था छोरे के साथ बस में, बाड़मेर की तरफ। ये ताश के पत्ते वहां बिखरे थे। मैंने वो ताश के पत्ते उससे छीन लिए, बेहद पुराने साधारण ताश के पत्ते। मैं उन्हें बेचैनी से पलटने लगा। डाकण कहीं की, अपना कहा सच कहकर चली गई। हताशा और गुस्से में मैं चीख पड़ा। कालू आश्चर्य से मुंह खोले मेरे चेहरे को ताकता रहा। उसके बाद मैं वहां 6 महीने और रहा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, समय वहां बहुत लंबा होता है। वहां कोई घंटे नहीं गिनता, ना ही वर्ष। वहां मौसम ही नहीं आते, न बसंत न बहार। मैं जब तक वहां रहा एक अनंतता में जीने का पुरजोर यकीन बना रहा। लौटा तो लगा मैं अपना जीवन वहां छोड़ आया हूं। कहानी तो यहीं खत्म हो गई थी। उसकी इस कहानी की फाइल के पीछे मुझे एक छोटा सा नोट मिला। स्मृति द्वारा वापस लाकर अतीत की चीजों को मोटे तौर पर देखना और बात करना तो आसान है डॉक्टर, पर बारीक कहानी बुनना अतीत की आवारा रूह को अपनी देह पर बुलाने जैसा होता है। मैं बहुत पस्त मगर मुक्त महसूस कर रहा हूं। अब खूब सोऊंगा। वो नींद में ही दुनिया से चला गया। बहुत दिनों तक उसकी अनुपस्थिति मेरे मन में एक उलझी कहानी की तरह अटकी रही।